हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस 2.0। मैं लेके आ गया हूँ लाइट का लेक्चर नंबर 4। मैंने ऑलरेडी लाइट के लेक्चर 3 लेक्चर कर चुका हूँ, तो जाइए आप उसे देखिए लेक्चर तीनों लेक्चर और फिर इस वीडियो में आइए। तो पिछले लेक्चर के अनुसार आज हम इस प्रूफ के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये शायद अगले क्लास में डिस्कस होगा, तो उससे पहले थोड़ा सा और नॉलेज लेंगे अपन रिफ्रैक्शन के बाद। देखते हैं ये कब होता है, आज नहीं तो कल पक्का आ जाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन इसके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थोड़ा डिटेल में चलते हैं कि वी आर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? तो पहले तो ये समझो कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। जैसे मान लो ये एक मिरर है। रिफ्लेक्शन मतलब एक आपने रे पास किया और ये रिफ्लेक्ट होकर दूसरी जगह। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जैसे मान लो ये ग्लास स्लैब है और अगर आपने रे मारा तो ये अंदर जाएगा, ये अंदर ऐसे कुछ पाथ, कोई भी पाथ ये ट्रेवल करेगा। मैं बाद में बताऊंगा ये कैसा पाथ होगा। यही डिफरेंस है रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में। तो उम्मीद है रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, क्या रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जैसे मान लो ये ग्लास स्लैब हुआ, यहां से हम लोगों ने ग्लास एक एग्जाम्पल है डेंसर मीडियम का। अच्छा, पहले मीडियम क्या होता है वो जान लो। मीडियम मतलब जिस माध्यम में, जिस चीज में लाइट ट्रैवल कर रहा है उसको मीडियम बोलते हैं। जैसे यहाँ मान लो एक ग्लास स्लैब तुमने लिया और जो ऊपर एयर एक मीडियम है, जहां पे लाइट ट्रैवल हो रहा है वो एक मीडियम बन जाएगा। जैसे यहाँ पे ये ग्लास स्लैब है, यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है तो ग्लास एक मीडियम है। तो एयर और ग्लास के कंपैरिजन में एयर जो है वो रेयरर मीडियम बन जाता है और ये ग्लास स्लैब जो है वो डेंसर मीडियम बन जाता है। ग्लास स्लैब डेंसर मीडियम बन जाता है। तो जब रे फॉल होता है इस सरफेस पे, तो देखो अब लंबा रे होगा, ये छोटा रहेगा, तो ये अंदर जाएगा। रिफ्रैक्शन मतलब उस सरफेस के अंदर जाना। तो जाने से पहले यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे अपन, नॉर्मल। और फिर अगर ध्यान सुनना, अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट ट्रैवल करता है तो ये कहाँ झुकेगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर डेंसर से रेयरर मीडियम ट्रैवल करता है तो ये कहां से जाएगा? अवे द नॉर्मल। बढ़िया। आप इसे ऐसे भी रख सकते हो कि जब रेयरर से डेंसर तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, जो रे है थोड़ा सा इसका ऐसे झुकेगा, ये इसका पाथ होना चाहिए स्ट्रेट लाइन पे कि यार रे ऐसे ही निकल जाए, लेकिन ये कुछ झुकेगा नॉर्मल की तरफ। ठीक है, उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। जब होता है डेंसर मीडियम में वही कहलाता है। डेंसर मीडियम में ऐसे ही रिफ्रैक्शन होता है। और अगर ये मान लो अब लाइट अगर सीधी तरीके से आए और फिर यहाँ एक मिनट, ये मान लो लाइट कुछ ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे एक, अच्छा एक मिनट ये जान लो पहले, तो उसके बाद अपन आते हैं रेयरर डेंसर। ये मान लो ये पूरा ही ग्लास स्लैब है, ये पूरा ही ग्लास स्लैब है। और डायग्राम थोड़ा और बढ़िया से ड्रॉ करते हैं। तो अच्छा, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, पूरा ही नॉर्मल के ऊपर नहीं बनेगा। ये मान लो ये पूरा ग्लास स्लैब हो गया, बड़ा सा ग्लास स्लैब है ना, तो ये नॉर्मल अपने बनाया। इसका पाथ कुछ ऐसा होना चाहिए स्ट्रेट, लेकिन ये कुछ इस तरह इस एंगल में आया। बढ़िया।
तो ये जो है, ये एंगल जो है नॉर्मल के साथ, वो हो गया इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो है वो हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहां से जो पाथ लग रहा था जाएगा, जो स्ट्रेट पाथ का हम लोगों ने लाइन जो हम लोगों ने अपने तरीके से लिया था, अपने तरीके से जो हम लोगों ने टाना था, उससे रिफ्रैक्टिव रे का जो डिस्टेंस है, जो एंगल है, वो होगा डेविएशन रे, डेविएटेड पाथ। वो क्या है? डेविएटेड एंगल है, डेविएटेड एंगल है। तो डेविएटेड एंगल को किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा से। ठीक है ना? मतलब ये जो आई है, ये जब डेविएट हुआ इस तरफ, तो ये इतना यहां से यहां तक डेविएट हुआ है इसका पाथ। इसका पाथ डेविएट कहां से कहां तक हुआ है? जाना चाहिए रे यहाँ, लेकिन जा रहा है रे यहाँ। तो डेविएशन का ये जो पाथ है ना, वही डेविएशन है। ये जो मतलब चेंज किया वो पाथ, वही दिखाएगा कि कितना घिसका है इस तरफ, कितना डेविएशन हुआ है इस तरफ, वही बताएगा कि भैया डेविएशन कितना हुआ है। तो डेविएशन का हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा। सिंबल ऐसे होता है, कुछ मैं बड़ा करके दिखा दिया, सिंबल ऐसा बनता है। बढ़िया, ये होता है डेविएशन। अच्छा, एक और रिलेशन अपने को जान लेना है कि अच्छा, इसके इक्वल तो ये होगा, समझ रहे हो? इस पूरा के इक्वल ये होगा। कैसे, मैं बता रहा हूं। जैसे ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये एक स्ट्रेट लाइन देखो, स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा चला जाएगा, तो ये जितना एंगल बनाएगा वही तो ये पूरा एंगल होगा। मतलब ये पूरा एक इंसिडेंस रे कहलाएगा, ये पूरा इंसिडेंस रे कहला सकता है। ये इंसिडेंस एंगल हो सकता है, इक्वल होगा इंसिडेंस एंगल का ये पूरा। तो इंसिडेंस एंगल इक्वल टू डेविएशन प्लस आर। तो डेविएशन का कितना हो गया? आई माइनस आर। डेविएशन कितना हो गया? आर माइनस आर। आप थोड़ा समझो, जैसे मान लो ये इक्वल ही है, देखो ये नॉर्मल और ये एक रे, यहाँ भी एक नॉर्मल और ये पाथ ऐसे जाना चाहिए था, वो डेविएट हुआ है तो अंदर ही में इस एरिया के अंदर ही में जो डेविएशन हुआ है, इसका बराबर ये है, इसका पूरा इंसिडेंस, ये जो एंगल बना रहा है उसके एंगल के बराबर ये पूरा एंगल है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि आई इक्वल्स टू डेविएशन प्लस आर। तो डेविएशन का फॉर्मूला आ जाएगा आई माइनस आर। ये फॉर्मूला अपने जहन में डाल लेना। व्हेन light ray travel from the rarer to denser medium, the relation between deviation and incidence and refraction is deviation equals to incidence ray minus refraction। बढ़िया। तो ये तो हम लोगों ने बात कर लिया रेयर और डेंसर के बारे में, और कुछ बचा नहीं है। तो अब आते हैं कि भैया जब डेंसर से रेयर, जब डेंसर से रेयरर जाए तब कैसा कैसा रिलेशन बनेगा। तो यहाँ थोड़ा भीगा हुआ है सरफेस, चलो बनाते हैं। तो मान लो ग्लास स्लैब या फिर कोई भी मीडियम है जो यहाँ है, मैं एक तरीके से बता रहा हूँ, और ये मान लो एयर है और ये मान लो ग्लास स्लैब। तो हम लोगों ने अंदर से अगर रे फॉल कराया तो यहाँ पे भी टक 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 नॉर्मल बनेगा। जब भी लाइट मीडियम चेंज करता है तब वहां एक नॉर्मल बनता है, और यही हम लोगों ने नॉर्मल बनाया। तो अब क्या हो रहा है? डेंसर से रेयरर जा रहा है, डेंसर से रेयरर अवे द नॉर्मल। थोड़ा सा दूर बना देना नॉर्मल से। और ये पाथ कैसा ट्रेवल करना चाहिए? स्ट्रेट पाथ ऐसा कुछ होना चाहिए। ये पाथ कुछ ऐसा होना चाहिए। अब इसे थोड़ा बड़ा डायग्राम करते हैं ताकि अब समझ में आ जाए। इसका भी रिलेशन है। जैसे मान लो ये वो सरफेस है जहाँ पे लाइट रिफ्रैक्ट कर रहा है। ये मान लो रे यहाँ से वो नॉर्मल बनाया, ये डेंसर मीडियम, ये रेयरर मीडियम,
अवे द नॉर्मल, इसे खींचेंगे अपन यहाँ तक, खींचते हुए ये कुछ ऐसा बनेगा। ये जो है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस मतलब ये रिफ्रैक्टेड रे से नॉर्मल का डिस्टेंस जो है वो कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और जो डेविएशन एंगल है, डेविएटेड एंगल है, वो कहलाएगा डेल्टा। वो होगा रिफ्रैक्टेड रे से जो हम लोगों ने एस्टिमेट, जो लोग अजम किए कि भैया ये रे यहाँ जाना चाहिए, उस तक जो डिस्टेंस है, जो एंगल बनेगा वो होगा डेविएशन का एंगल, वो होगा डेविएशन का एंगल। तो अब देखो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो ये एंगल है वो इस एंगल का इक्वल होगा। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो पिछले के लॉजिक की तरह वो इस एंगल का इक्वल होगा, वो इस एंगल का इक्वल होने वाला है, इस एंगल का, क्योंकि यहाँ भी नॉर्मल और यहाँ पे रे जो इस तरह हम लोगों ने एस्टिमेट किया था कि भैया स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, तो इसका डिस्टेंस, इसका जो एंगल है वो इसका एंगल का सेम होगा, इसका एंगल इक्वल्स टू इसका एंगल होगा। तो हम लोगों को दिख रहा है कि ये हो गया अपना आई, तो आर क्या बनेगा, डेविएशन माइनस आई, और आर जो होगा डेविएशन प्लस आई बनेगा। क्या बनेगा, डेविएशन प्लस आई। आर जो बनेगा ये हम लोगों ने मान लिया आई है, क्योंकि इसके इक्वल ये आ रहा है, तो आई प्लस डेविएशन करेंगे तब रिफ्रैक्शन आएगा, तो डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा आर माइनस आई। तो रिलेशन अपने को ये मिल गया, रिलेशन अपने को ये मिल गया जब डेंसर से रेयर ट्रैवल कर रहा है, जब डेंसर से रेयर ट्रैवल कर रहा है। ये तो हो गया पूरा रेयर डेंसर की कहानी। अब बात करेंगे प्रूफ ऑफ, एक लॉजिकल प्रूफ मैं दूंगा जब डेल्टा इक्वल्स टू आई माइनस आर हो रहा है और डेल्टा इक्वल्स टू आर माइनस आई हो रहा है। इसका मैं लॉजिकल प्रूफ देने वाला हूँ, मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे अपन कि भैया ये हुआ कैसे। उन्होंने जो बेसिक सा नॉलेज ले लिया था डेविएशन वाले प्रूफ का, तो आइए अब मैथमेटिकली बताता हूँ मैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो पहले बात करेंगे अपन, उसके बाद आते हैं मतलब रेयर से जब लाइट डेंसर ट्रैवल कर रहा है, और रेयर से कहाँ ट्रैवल कर रहा है, डेंसर। तो ये मान लो एक ये यहाँ लाइट आया, डॉट टेढ़ा बनाते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए, और बेंड करते हैं लाइट रे को। ये मान लो ऐसे लाइट आया, ठीक है, आ रहा है नॉर्मल, ठीक है। लाइट रे को कुछ ऐसे जाना चाहिए स्ट्रेट पाथ में, लेकिन जब रेयर से डेंसर ट्रैवल किया तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया, रेयर से डेंसर, ठीक है। रेयर से डेंसर में मिटा दे रहा हूं, इसे लिखना जरूरी नहीं है। नाम दे देते हैं आप ओ एम एन पी क्यू आर, नाम हो गया। अच्छा, एंगल क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर इक्वल्स टू आई ले लो, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा, इसी के लिए इस एंगल को हम लोगों ने आई ले लिया। आप कुछ भी ले सकते थे, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मैं इंसिडेंस के लिए मैंने आई डिनोट करवा दिया। तो अब एंगल एम ओ पी जो है वो क्या है, रिफ्रैक्शन एंगल है। इससे नॉर्मल का डिस्टेंस जो है वो रिफ्रैक्शन कहलाता है, और फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस उसको डेविएशन बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, डेविएशन। तो एंगल एम ओ एन, एंगल एम ओ एन जो है वो डेविएशन कहला गया। तो यही सब हम लोगों ने लेट कर लिया, ये सब इस एंगल का है। अब अपना प्रूफ भी आ जाएगा, प्रूफ भी हो जाएगा। तो अब देखो एंगल क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर इक्वल्स टू एंगल पी ओ एन, एंगल पी ओ एन। ये क्या होता है, तो मैथमेटिकली चलोगे तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ऑपोजिट एंगल है।
ये सब लिखते चलना। ये वर्टिकली, इसके पहले भी मैंने जो लिखा है उसको भी लिख देना प्रूफ में कि आप लोग ने आपने किसको किसको क्या क्या लेट किया है, और उसके बाद ये कर लेना, ठीक है। तो वर्टिकली ऑपोजिट हो गया। अच्छा, अब एंगल हम लोग क्या ले सकते हैं, एंगल PON इक्वल्स टू एंगल MON प्लस एंगल MOP कैसे भाई, NOP या फिर PON बोल लो, मैंने PON लिखा है, उसका सम क्या होगा, इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम वही होगा, तो वही मैंने लिख दिया। तब अच्छा, अब PON की जगह हम लोग क्या बैठा सकते हैं, एंगल QOR, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है, और MON की जगह MON की जगह डेविएशन लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने डेविएशन लेट किया था, और MOP की जगह रिफ्रैक्शन डाल लो, और ये आ गया I, तो ये प्रूफ भी हो गया। इतना सीधा साधा प्रूफ हो गया ये। अच्छा, एक चीज, ये जिस जगह का हम लोग एंगल लेते हैं वो बीच में होता है, जैसे O का एंगल हम लोग कंसिडर किया तो ये O यहाँ होगा, जिस जगह का एंगल कंसिडर होगा वो बीच में होता है। उम्मीद है आपको ये पता होगा, ये एंगल है, ये पता ही होता है उन बच्चों को, इसको नहीं पता मैं बता दिया, ये एंगल में कंफ्यूज ना हो। जैसे यहाँ O पे एंगल बन रहा है तो हम लोग O और O एंगल को ही लिया जा रहा है, तो QOR हम लोगों ने लिया, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे एंगल बन रहा है वो मिडिल पे होता है। तो प्रूफ आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो इन लोग का पूरा का सम जो होगा, मतलब इन दोनों का सम इक्वल्स टू इसका सम होगा। सो तो थोड़ा सा लॉजिकली चलेंगे अपन तो हो जाएगा। यही मैंने कुछ देर पहले बताया था, विदाउट मैथमेटिकली आप लोगों को मैंने बताया था, और फिर अपना वैल्यूज लगते गए और वैल्यू ये प्रूफ बन गया। तो अब आते हैं, अच्छा, रेयरर से डेंसर, मतलब डेंसर अब रेयरर के पहले उस रेयरर डेंसर का भी एक चीज जान लो कि एक चीज आप लोगों ने कोई गौर नहीं किया होगा, शायद ही 10 में से 1 जन हो जिसने गौर की होगी चीज। जैसे मान लो ये एक रे नॉर्मल हम लोगों ने बना दिया, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये जो I है वो R है और ये पूरा डेविएशन है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया बताओ कब ये चीज पॉसिबल है, आपको ऑप्शन में दे देगा, पहला, दूसरा दे देगा ये, तीसरा दे देगा और चौथा दे देगा, ये मान लो 4 है, तीसरा है, और ये कुछ चौथा कुछ मान लो ऐसा दे दिया। तो अब पूछेगा कि ये केस इन चारों इन चारों में कब एप्लीकेबल है, इन चारों में ये सब केस कब एप्लीकेबल हैं, वो आप बताओ भैया कब एप्लीकेबल हो रहा है ये चारों केस। तो मैं ऑप्शंस को मैं कुछ यहां लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियर आए। तब तक आप लोग सोचो इसे कि ये मैंने कौन सा भाषा लिख दिया। अच्छा, ये जो नीचे जो डैश है उसका मतलब ग्रेटर देन भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है। तो ये चीज कब पॉसिबल है, तो ये चीज देखो पॉसिबल कब है, ये चीज डी नंबर पे पॉसिबल है, ये चीज डी नंबर पे पॉसिबल है जब आई जो है बड़ा है आर से। तो आप जब इस रिलेशन को याद करना तो रिलेशन को कुछ ऐसे ही याद करना, बस यही एक चीज बताना था कि जब रिलेशन को आप अगर रखोगे अपने दिमाग में तो संग में ये भी रखना, when the light travel to the denser to rarer medium, the relation between deviation, incidence
and refraction is this and when the incidence ray is greater than r, तब ये पॉसिबल है केसेस। चलो अब ये हो गया रेयरर से डेंसर, अब इतना ही है। अब बात करते हैं किसकी, डेंसर से रेयरर मीडियम, डेंसर से रेयरर मीडियम। तो मैं फिर एक डायग्राम बना रहा हूं, ये हो गया, ये एक मैंने रे डाला, यहां से एक नॉर्मल बना दो, चलो ये नॉर्मल बन गया। अच्छा ये कुछ ऐसा पार्ट डेविएट करना चाहिए था, ये अवे द नॉर्मल गया है, मान लो कुछ ज्यादातर भाग गया, तो यहां से यहां तक का, अच्छा पहले नाम दे देते हैं अपन ए बी सी डी ओ एम, यही नाम दे देते हैं। अच्छा जो एंगल सी ओ बी है वो रिफ्रैक्शन एंगल है, और जो एंगल ए ओ एम है वो इंसिडेंस एंगल है, और जो डेविएशन का एंगल है वो डी ओ सी है या फिर सी ओ डी बोल लो। तो इसे फिर से आपको लेट कर लेना है। भैया जो एंगल ए ओ एम है इक्वल्स टू आई है, सितंबर से आईपीएल शुरू है तो आप लोगों का ध्यान उसी में होगा। उसके पहले अपना कोर्स हम लोग जल्दी जल्दी निपटाएंगे क्योंकि आईपीएल में आप लोगों का ध्यान रहने वाला है नहीं। तो चलो सही बोला ना, डीओबी आईपीएल में है, सभी का ध्यान इधर उधर रहता है। एंगल सीओबी रिफ्रैक्शन एंगल सीओबी रिफ्रैक्शन, सॉरी ये हो गया डेविएशन। तो ये हो गया। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि भैया प्रूफ कैसे किया जाए। चलो दिख रहा है कि एंगल ए ओ एम इक्वल्स टू एंगल डी ओ बी। क्यों भैया इक्वल, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लिख लेना आप लोग पूरा स्टेटमेंट। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, अब मैं रब कर रहा हूं, ये प्रूफ पूछा नहीं जाएगा, मैं आपको फील देने के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना, ये फील आ जाए कि हाँ भैया ऐसा कुछ बन रहा है, एरो दे देते हैं। तो हम लोगों को पता चलेगा कि भैया डी ओ बी यहाँ लिख लेते हैं, आ रहा है कैमरा में, चलो इसे रबी कर देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं साइड में, एंगल डी ओ बी इक्वल्स टू एंगल ए ओ एम। अच्छा अब देखो डी ओ बी जो है एंगल डी ओ बी, इसको हम लोग कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि ये सी ले लो, ये सी ही था, एंगल सी ओ बी माइनस एंगल डी ओ बी डी ओ सी। जब एंगल डी ओ बी निकालेंगे तो पूरे एंगल सी ओ बी से माइनस करेंगे छोटा वाला एंगल डी ओ सी को, बी को, ठीक है, डी ओ सी को माइनस करेंगे। जब हम लोग को डी ओ बी चाहिए तब पूरे में से इस पार्ट को अगर हटा देंगे तो हम लोग को ये एंगल मिल जाएगा, तो हम लोगों को ये एंगल मिल जाएगा। अच्छा अब डी ओ बी का जगह बैठा दो एंगल ए ओ एम, और यहाँ बैठा दो सी ओ बी की जगह आर बैठा दो, और यहाँ डी ओ सी की जगह डेविएशन बैठा दो, और यहाँ आई बैठा दो, तो भैया प्रूफ ये भी निकल आएगा। ये डेविएशन निकल आया और आर माइनस आई हो गया। अच्छा ये भी कब, जब आर यहाँ बड़ा हो आई से। पिछले वाला कंडीशन था आई बड़ा है आर से, इस बार कंडीशन क्या है कि भैया आर बड़ा है आई से। आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि यहां जाना चाहिए था, इससे बाहर हो रहा है एंगल, मतलब आर बड़ा हो गया। तो यही छोटा सा अब पूरा हो गया है। तो अब कुछ वैल्यूज जान लेते हैं जो जरूरी है, जैसे कि लाइट का वैक्यूम में कितना स्पीड है वो जान लो। वैक्यूम में स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड,
और ग्लास में है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये दो वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए। आपको क्या होनी चाहिए? लर्न। ठीक है ना, ये दोनों वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए। 3 × 10⁸ कब है? वैक्यूम में। और ये कब है? ग्लास में इसका। चल, ये दोनों वैल्यूज अपने दिमाग में रख लेना। आप बुक रीड में डाला करो, ये सब वैल्यूज मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने बुक अच्छे से पढ़ा होगा, ये वैल्यू आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, क्योंकि हर एक बुक में तकरीबन लिखा हुआ है। अब उसके पहले बात करते हैं लॉ। उस प्रूफ के पहले जो लोग मैंने बड़ा प्रूफ बताया, इसके पहले अपन ये बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी दो टाइप का। तो मैंने यहाँ दो लॉ लिख दिया। मैंने यहाँ पहला लॉ लिखा है, पहला लॉ में ज्यादा कुछ नहीं है, मैंने दूसरा ऊपर लिखा है। तो पहला लॉ पे आते हैं। द incident refracted ray and normal at a point of incidence on the surface of separation lying the same plane। कि जो भी है नॉर्मल है, रिफ्रैक्टेड है और रे, और जो नॉर्मल है वो एक ही पॉइंट पे लाई करेगा जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बन रहा है। यही पहला लॉ बोल रहा है, लाई ऑन द सेम प्लेन पे लाई करेगा। इन द प्लेन या फिर बोलो या फिर सेम डाल दो आप, सेम प्लेन। मैं फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ। द इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द सरफेस ऑफ सेपरेशन। जहां से ये तीनों रे सेपरेट हो रहे हैं, वहां पे जो तीनों रे हैं वो एक प्लेन पे लाई करेंगे। यही पहला लॉ बोल रहा है। तो पहला लॉ समझ में आ गया। अब बात करते हैं दूसरे लॉ के बारे में, जो हम लोगों को स्नेल चाचा ने दिया था। वह स्नेल चाचा ने फॉर्मूला क्या दिया? स्नेल चाचा ने कहा कि द रेशियो ऑफ, जिसे हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, उनके नाम पे, साइंटिस्ट के नाम पे ये लॉ का नाम दिया गया, स्नेल्स लॉ। तो भैया स्नेल्स लॉ बोलता क्या है? द रेशियो ऑफ अ साइन आई टू द साइन आर एनी टू मीडियम इज कांस्टेंट फॉर लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर कलर एंड गिवन मटेरियल, गिवन पेयर ऑफ मटेरियल। स्नेल्स लॉ ने ये दिया कि भैया जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो साइन आई बाई साइन आर का बराबर है। वो कांस्टेंट है, साइन आई और साइन आर जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। और इस पूरे रेशियो को क्या बोला गया? म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस पूरे रेशियोस को क्या नाम दिया गया, मतलब क्या माना गया? उसको माना गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, विच रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है ना, यही लॉ दिया आपने। जैसे इसका हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो और ये क्लियर होगा। एक और चीज कि भैया जो म्यू है, मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं पूरा लिख रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मिला हम लोगों को, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मिला हम लोगों को, उसका वो क्या है? नो यूनिट है उसका, यूनिटलेस बोल लो, उसका यूनिट नहीं है। एंड डिपेंड्स अपॉन ए नेचर ऑफ मीडियम, बी टेम्परेचर, और सेकेंड हो गया कलर ऑफ लाइट। यहाँ डाल लेना। तो नेचर ऑफ मीडियम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि भैया नेचर ऑफ मीडियम जितना खराब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा, नेचर ऑफ मीडियम जितना अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम। बढ़िया। और टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर अगर बढ़ा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, नेचर ऑफ मीडियम बढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है दोनों। और कलर ऑफ लाइट, दूसरे कलर ऑफ लाइट में दूसरा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने को मिलेगा। तो भी स्नेल्स लॉ ने पढ़ लिया। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि मुझे बताओ कि स्नेल्स लॉ कब एप्लीकेबल नहीं है। पॉज करो,
10 मिनट ट्राई करो, और फिर अगर हो जाए तब तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो मैं किस लिए हूँ। मैं बताता हूँ। पहले तो अपन ऐसे देखेंगे प्रैक्टिकली, और फिर डेफिनेशन मैं दूंगा। ये नॉर्मल, ये मान लो 2। यहाँ पे जब लाइट रे इंसिडेंट एकदम नॉर्मली आता है तब वो अनडेविएटेड पाथ फॉलो करता है। अनडेविएटेड पाथ, अगर ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे द नॉर्मल भी जाता है तो ये इतना छोटा होता है कि ये अनडेविएटेड मान लिया जाता है कि भैया ये स्ट्रेट चल गया रे, भैया ये स्ट्रेट चल गया रे। ये तो अपना हुआ नॉर्मल, ठीक है ना, ये तो हो गया नॉर्मल, और इसी पे वो रह गया तो अनडेविएटेड पाथ फॉलो करता है। बस यही चीज है जो हम लोग को समझना है। अब डेफिनेशन पे आते हैं, तो डेफिनेशन से और क्लियर होगा। भैया when the light ray is incident normally in the separation of two medium, then it follows या फिर ट्रैवल, it follow an undeviated, मैं यहाँ हाइफन दे रहा हूँ, undeviated path. In this case angle of incidence and refraction becomes 0 डिग्री, और फिर इक्वल टू 0 डिग्री लिख दो आप। यही होता है स्नेल्स लॉ, यही पे एप्लीकेबल नहीं है। कैसे भैया, क्योंकि म्यू हो गया तो साइन 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0/0, और 0/0 एक अनडिफाइंड, मैथमेटिकली ये 0/0 का कोई वैल्यू निकल नहीं पाता है। तो स्नेल्स लॉ तो आप लोगों ने कर लिया। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देंगे आपको, ठीक है, तो उसे आप करिएगा। पहला क्वेश्चन लिख दिया, इसे पॉज करके ट्राई करिए। चलो शुरू करते हैं। अच्छा, ये AB का दे दिया है 1.5, बढ़िया। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1/, 1 मिनट, यहाँ दे दो B और यहाँ ये लाना है अपने को, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं म्यू AB, ये ऐसे जा सकता है। इसका उल्टा ये है तो वही 1.5 यहाँ बैठा दो तो 0.66 वैल्यू देगा। यूनिट लेस है तो यहाँ कोई यूनिट नहीं, यही हो गया आंसर। ये सब जानने के बाद एक चीज जान लो कि भैया जो म्यू का एक और फॉर्मूला होता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। इसका भी एक अगला सम जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि जो एयर का है वो आपको लर्न होना चाहिए कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है एयर में लाइट का स्पीड, और मीडियम आपको किस मीडियम में बोल रहा है उस मीडियम में आपको वेलोसिटी बता देगा। उसका वेलोसिटी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीडियम तो वो अपना चेंज करता रहेगा, कभी ग्लास दे दिया कभी कुछ दे दिया, तो वहां पे वो वेलोसिटी बता देगा, और लेकिन एयर का अपने को रटना होगा। तो आज का मैं लास्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं कि भैया एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है और ग्लास का कितना है, तो बताना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बताया था, एयर वाला का जो वेलोसिटी है वो ऊपर, और जो मीडियम जिस मीडियम में बोल रहा है वो नीचे। ये मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड।
ये मीटर पर सेकंड कट गया, यहाँ से कटा और 3/2 बचा, विच गिव्स 1.5। ये मिल गया हम लोगों को वैल्यू। तो आज का मैं क्लास यही एंड कर रहा हूं, अगले दिन मिलेंगे और आज का वीडियो देखना। जो भी डाउट हो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखना, कमेंट सेक्शन में आप सम्स भी डाल देना, मैं अगले क्लास में मैं उसे कराऊंगा। तो आज का मैं क्लास यही एंड कर रहा हूं। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा आपको तो लाइक कर देना जरूर, और सब्सक्राइब तो आपको करके रखना ही है, ताकि अगर नई वीडियो आए तो आपको अपडेट मिलता रहे। तो चलो अब मैं अलविदा लेता हूं, बाय, जय हिंद, जय भारत।